Vajiraman Ravi has been still there even during my mains preparation, during both my attempts 2023-24. I started my preparation in 2018 here as a foundation batch student, and finally I'm again back here 6 years later. The life has come full circle finally. I post-graduated actually in year 2018. After that I came to Vajiraman Ravi, as the name has always been there, where I was completely clueless कि क्या करना है क्या नहीं. And that year I think ये join किया test series मैंने, and we had those regular feedback sessions. GS we had GS. I was enrolled for the GS thing. I had that regular feedback session after every copy that was checked. We had those mentoring sessions going on. So उससे पता चलता था what is wrong, where I should add on, what is the changes I need to make, etc. So it went like that, and I really scored good in GS last year. Also, it was 435 marks in GS 1, 2, 3, 4. Hello everyone, my name is Avdija Gupta and I have secured All India rank 43 in UPSC CSE 2024. आज DKT के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको UPSC एक बिगिनर्स पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा एग्जाम है इसके बारे में बताना चाहूंगी. आज हम चर्चा करेंगे कि यदि आप ये एग्जाम की तैयारी अभी स्टार्ट कर रहे हो तो आप इस एग्जाम को किस तरीके से अप्रोच करें. तो मेरे पास कुछ बुलेट पॉइंटर्स हैं जिन पर मैं टच करूंगी, जो कि आफ्टर सिलेक्शन फ्यू ऑफ द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस. तो जैसे कि कह सकते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है कि आपको कितने महीनों की प्रिपरेशन चाहिए यदि आप बिगिनर हैं तो. दूसरा क्वेश्चन आता है कि कोचिंग ले या ना ले. तीसरा हमारा एक एस्पिरेंट्स का फेवरेट क्वेश्चन होता है रिगार्डिंग बुक लिस्ट, उस पर भी चर्चा करेंगे. एक और है कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दिल्ली जाकर के तैयारी करें या घर रह करके भी हो सकती है. उसके बाद हम डिटेल में प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही स्टेजेस पर चर्चा करेंगे. सारे पेपर्स को 1 बाय 1 टच करेंगे और थोड़ा सा सीसैट पे भी बात कर लेंगे. उसके अलावा मैं थोड़ा सा अपने खुद की मेंस की स्ट्रैटेजी शेयर करूंगी along with note making strategy which I think really helped me in securing the rank that I did. और लास्ट में हम एक और इम्पोर्टेंट विषय पे चर्चा करेंगे जो कि है ऑप्शनल. तो ऑप्शनल सब्जेक्ट कैसे चूज करें और कौन सी चीजों को मद्देनजर रखना चाहिए जब हम ऑप्शनल चूज कर रहे हैं. तो चलिए हम अपना ये सेशन स्टार्ट करते हैं. तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है कि हाउ मेनी मंथ्स ऑफ प्रिपरेशन इज आइडियली रिक्वायर्ड. यदि आप ये तैयारी आज से या कल से स्टार्ट करने वाले हैं तो कहते हैं कि एक 12 से 14 महीने की तैयारी है जो कि आपको मिनिमम चाहिए. अब देखिए अपवाद होते हैं, कई बार ये तैयारी लोग 8 महीने 10 महीने में करके भी निकाल लेते हैं एग्जाम, लेकिन एक जनरल अगर हम ट्रेंड देखें और एवरेज निकालें तो लोगों को 4-4 साल 3-3 साल भी लग जाते हैं. बट आई थिंक एक 12-14 महीने की प्रिपरेशन इज वेरी गुड फॉर बिल्डिंग अप ऑफ योर फाउंडेशन. अब आपका फाउंडेशन बिल्ड हो जाता है, उसके बाद आप प्रीलिम्स देते हैं, प्रीलिम्स आपका क्लियर होता है तो आप मेंस की ऑलरेडी जो आपने अपने फाउंडेशन में तैयारी की थी, यू विल बिल्ड अपॉन दैट मेंस प्रिपरेशन इन द कमिंग 3 मंथ्स जो कि रहते हैं. और उसके बाद इंटरव्यू की तैयारी अलग होती है. तो ये एग्जाम वैसे 12 महीने का है तैयारी इसकी, लेकिन एक और 12 महीने का पीरियड होता है जिस दौरान ये एग्जाम चलता है. तो 2 साल तो ऑटोमेटिकली हो जाते हैं. तो इसलिए 2 साल की तो आपको मतलब अगर आप आज भी तैयारी शुरू करते हैं तो ये एग्जाम क्लियर करने में आपको 2 साल लग जाएंगे. ये मेरे कहने का मतलब है. तो अगर हम तैयारी माने तो 12 to 14 मंथ्स ऑफ प्रिपरेशन इज गुड इनफ. हाँ, मैं आपको ये भी बता दूं कि ये मेरा चौथा अटेम्प्ट था और मैं अपने पहले 3 प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पाई थी, पर बिकॉज आई वॉज मेन्स रेडी. So that is why as soon as I cleared prelims for the first time in this attempt, I could write well in my mains and could secure a good rank. तो ये था पहला क्वेश्चन. दूसरे क्वेश्चन की बात करें कोचिंग. अब at this point I really thank DKT क्योंकि यहाँ पे मैं बहुत ऑनेस्ट तरीके से अपने सारे कोचिंग्स के नाम ले सकती हूँ जिनसे मैं अपने प्रिपरेशन के बिगनिंग से एसोसिएटेड थी. ये वीडियो एब्सोल्युटली नॉन स्पॉन्सर्ड है और क्योंकि कई जगह ऐसा है कि काफी सारे डाउट्स आते हैं कि मैम आपका नाम तो इस कोचिंग में भी था, उस कोचिंग में भी था. सो दिस इज द एग्जैक्ट व्हाट आई एम सेइंग कि मैं सिर्फ इन्हीं कोचिंग से जुड़ी रही. किससे कितनी हेल्प हुई आई वुड टेल यू दैट ऑल्सो. सो जब मैंने अपनी प्रिपरेशन 2020 में स्टार्ट की थी, सो आई टुक अ फाउंडेशन कोर्स फ्रॉम विजन IAS and that was very helpful in building foundation, especially in subjects like say geography and economics जिनमें मुझे स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम थी. तो विजन IAS से मैंने अपना फाउंडेशन कोर्स किया. उस अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ तो मैं उनके मेंस के बहुत सारे टेस्ट्स नहीं लिख पाई थी क्योंकि प्रीलिम्स नहीं हुआ था. तो आई कंटिन्यूड प्रिपरेशन ऑफ अदर सब्जेक्ट्स विदाउट राइटिंग टेस्ट प्रॉपरली.
my first attempt was in 2021, by the way. Then I gave my second attempt also with the same amount of preparation, और वो उसमें भी प्रीलिम्स नहीं हुआ था. उस बीच में मैंने कोई कोचिंग नहीं ली, टेस्ट सीरीज ली थी. हालांकि फर्स्ट और सेकंड दोनों अटेम्प्ट में मैंने रैंडम कई कोचिंग्स की टेस्ट सीरीज ली थी. टू नेम अ फ्यू, कभी कोई कोचिंग इनसाइट से ले ली थी, कभी कुछ वाजीराम से ली थी. तो अलग अलग कोचिंग्स की छोटी मोटी टेस्ट सीरीज मैंने खरीदी थी, ऑनलाइन ही की थी. और ये था सेकंड अटेम्प्ट. सेकंड अटेम्प्ट तक मैंने और कोई कोचिंग नहीं ली. सेकंड अटेम्प्ट में वापस प्रीलिम्स नहीं हुआ, तो मुझे कुछ एक दो लोगों ने बोला कि जो फोरम का एक आंसर राइटिंग का प्रोग्राम होता है वो ज्वाइन कर लो. तो मैंने वो ज्वाइन तो किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो मुझे इसलिए हेल्प नहीं कर पाया क्योंकि मैंने उसमें कुछ टेस्ट भी लिखे, लेकिन तीसरे प्रीलिम्स के बाद मैक्सिमम टेस्ट जो उसके ड्यू थे तो वो लिखने थे, और तीसरा प्रीलिम्स मेरा फिर से क्लियर नहीं हो पाया. तो फोरम का प्रोग्राम तो लिया था, बट आई कुड नॉट यूटिलाइज टू इट्स बेस्ट पोटेंशियल, क्योंकि मेरा तीसरा प्रीलिम्स नहीं हुआ था. तो मैं वो वाले टेस्ट सीरीज भी बचे हुए नहीं कर पाई. जो थोड़े बहुत टेस्ट लिखे थे उससे मुझे एक थोड़ा इंसाइट तो मिला अबाउट हाउ टू गो अबाउट राइटिंग आंसर्स, और थोड़ा फॉर्डर मटेरियल भी अच्छा था. उसके बाद आई डिड नॉट टेक एनी कोचिंग एंड आई थॉट आई वोंट टेक एनी फुल कोर्स फर्दर, और आंसर राइटिंग वगैरह का भी कुछ नहीं लेंगे, क्योंकि एक बार थर्ड अटेम्प्ट के बाद तो इतना लो पॉइंट था कि आई वाज थिंकिंग ऑफ नॉट कंटिन्यूइंग विद दिस यूपीएससी प्रिपरेशन एट ऑल. तो उसके बाद फिर आई स्विच्ड टू अदर बैकअप प्लान्स. I gave an attempt for Rajasthan Administrative Services and I got through prelims, got through mains. तो मेरा पूरा अटेंशन फिर वहां चला गया था. जब तक वो सब होता तब तक ये चौथा अटेम्प्ट प्रीलिम्स का 2024 वाला प्रीलिम्स ये वापस नजदीक आ गया था. तो मैंने बिल्कुल जो प्रिपरेशन अब तक थी, जो सारी बुक लिस्ट अब तक यूज की थी, उन्हीं को वापस यूज किया. टेस्ट सीरीज मैंने मार्केट से ऑर्डर की, इस बार कुछ ऑनलाइन नहीं खरीदी, मतलब घर पे ही मंगाई थी, पर मार्केट से वो दिल्ली में आप बुक शॉप वालों से बात कर सकते हैं, वो आपको घर पे भिजवा देंगे. तो कुछ टेस्ट सीरीज घर पे मंगा ली थी और रैंडम टेस्ट किए थे एक दो कोचिंग्स के मिक्स करके. उसके बाद वो क्लियर, जब टेस्ट दिया अपना 24 का फोर्थ अटेम्प्ट, सो फॉर द फर्स्ट टाइम आई कुड क्लियर द प्रीलिम्स. और प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद, एज आई टोल्ड यू, मेरा मेन से टच थोड़ा छूट गया था, क्योंकि पिछले पूरे साल मैं अपने आरएएस की प्रिपरेशन में बिजी थी. सो आई हैड अ लिटिल डिस्कनेक्ट विद द करंट अफेयर्स पार्ट एज वेल, एंड थोड़ा सा मेंस के नोट्स वैसे रेडी थे. आई वाज मेंस रेडी सिंस ऑलमोस्ट 3 years, पर वो एक करंट अफेयर्स अपडेट करना था, वो वाला पार्ट पूरा नहीं हुआ था. सो देयर इज दिस पुणे, हालांकि दे आर ऑनलाइन बेस्ड, पर एक टारगेट यूपीएससी करके है सुदर्शन लोढ़ा सर का. सो दे आर पुणे बेस्ड, बट देयर एंटायर कोर्स इज ऑनलाइन. तो मैंने उनका वो कोर्स ज्वाइन किया था, एंड दैट वाज जस्ट फॉर मेंस. तो उन 3 महीनों के लिए वो कोर्स एक लिया था मैंने. उसमें उनके आंसर, कुछ टेस्ट थे, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस थी, और मेंस के जो नोट्स थे उनको करंट अफेयर्स के साथ उन्होंने अपडेट करवा दिया था, क्लासेस जो थी उसमें. सो दैट वाज रियली हेल्पफुल इन अपडेटिंग माय मेंस नोट्स, एंड द टेस्ट्स एक्चुअली हेल्प्ड मी इन आंसर राइटिंग, क्योंकि बहुत सारे कोचिंग क्या सिमुलेशंस कराते हैं आजकल, आप लोगों ने सुना होगा कि वो आपको एक्चुअली आज के दिन 3 और 3 घंटे के 2 पेपर्स लिखाएंगे, कल वापस 3 और 3 घंटे के 2 लिखाएंगे, फिर 3-4 दिन छोड़ करके ऑप्शनल का रहेगा. तो उससे क्या होता है, आपका एक फ्लो बन जाता है कि आपको 3-4-5 दिन के अंदर 27 घंटे के पेपर जो कि हम वहां लिखते हैं एक्चुअल मेंस में, वो कैसे लिखने. सो दैट वे फॉर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस एंड टेस्ट इट वाज वेरी हेल्पफुल. इसके अलावा प्रीलिम्स और मेंस के बीच में सृजन का भी एक बैच चल रहा था, विच इज फ्रॉम ओनली आईएएस. तो इनकी मेंटरशिप मुझे फ्री में मिल रही थी, तो मैंने इनकी मेंटरशिप का अवेल कर लिया था. तो वो मेंटरशिप वाज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उनके एक हिस्ट्री के भी मेंटर थे और एक जीएस के भी मेंटर थे. वो क्या, मेरी बचे हुए मैं और भी कोई रैंडम टेस्ट देती थी और उनको अपनी कॉपी सेंड करती थी, तो वो मेरे आंसर्स चेक करते थे, रिव्यू करते थे. एंड एक्चुअली दे ऑल्सो एक्टेड एज अ मोटिवेशनल फैक्टर फॉर मी, क्योंकि जब उन्होंने कहा कि नहीं आप अच्छे आंसर्स लिख रहे हो, आप कंटिन्यू करो लिखना, तो उससे क्या, वो काफी कम समय होता है, काफी पैनिक मोड होता है. तो इफ द मेंटर्स आर देयर टू मोटिवेट यू, सो इट एक्चुअली हेल्प्स यू कीप गोइंग. सो आई वुड से कि सृजन प्रोग्राम की मेंटरशिप से भी मेरी काफी मदद हुई थी. तो यही मैं कहूंगी कि सृजन मेंस प्रोग्राम से मेंटरशिप वाइज तो काफी हेल्प हुई थी. तो अब ऐसा सुनकर के लगता है कि इतने सारे कोचिंग से एसोसिएटेड थे, बट मैं ये कहना चाहूंगी कि जब आपकी जर्नी 4-5 साल की बन जाती है, बिकॉज अगर आप डे टू डेट देखें, सो आई रफली स्टार्टेड माई प्रिपरेशन इन द सेम टाइम अराउंड in 2020, अराउंड सेम टाइम. सो इट हैज बीन ऑलमोस्ट 5 years, लिटिल मोर देन 5 years. तो 5 साल में, और हाँ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि मैं दिल्ली कभी नहीं गई थी प्रिपरेशन के लिए बिफोर माई इंटरव्यू कॉल. तो अगर आप 5 साल घर में रह करके तैयारी कर रहे हो, तो इट एक्चुअली बिकम्स वेरी चैलेंजिंग अगर आप किसी माहौल में नहीं हो,
किसी कोचिंग के भी टच में नहीं हो, किसी टेस्ट सीरीज के, मतलब बेसिकली आपके आसपास वाले क्या कर रहे हैं इस तैयारी में आपको कोई आइडिया नहीं है। तो अब हम फोमो वर्ड तो जानते ही हैं, तो यही हुआ था कि बार बार फोमो लगता था कि कोई टेस्ट सीरीज मिस तो नहीं हो रही है, कोई मटेरियल मिस तो नहीं हो रहा है। तो इसलिए जो भी कोचिंग का एक्सेस मिलता था मैं ले लेती थी। तो इसलिए छोटे मोटे कोचिंग से मैं टाइम टू टाइम एसोसिएटेड रही हूँ। सो दिस वाज ऑल अबाउट कोचिंग्स दैट आई टुक। अब क्वेश्चन ये आता है कि कोचिंग लेनी चाहिए कि नहीं। तो अगर आप कोई बैकग्राउंड नहीं है, अगर आपको गाइडेंस की जरूरत है तो आप कोचिंग ले सकते हैं एक फाउंडेशन बिल्ड करने के लिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि जैसे कुछ सब्जेक्ट्स में आपको किताबें पढ़ करके काफी नहीं है, कोई आपको पढ़ा दे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो हिस्ट्री, मेरा एक्चुअली हिस्ट्री ऑप्शनल है, तो हिस्ट्री के लिए कई लोग पूरे 6 से 12 तक एनसीईआरटी भी पढ़ते हैं, स्पेक्ट्रम भी पढ़ते हैं। मैंने एनसीईआरटी इतना नहीं पढ़ा था क्योंकि मेरा ऑप्शनल ऐसा था कि उसमें मेरा बैकग्राउंड पूरा कवर्ड था। मेरा 11th-12th में भी हिस्ट्री था, ह्यूमैनिटीज था, ग्रेजुएशन सब्जेक्ट इज आल्सो हिस्ट्री, आई एम एन ऑनर्स इन हिस्ट्री, और उसके बाद ऑप्शनल भी स्टार्टिंग से मैं पढ़ी रही थी। तो इसलिए मैंने एनसीईआरटी पूरी नहीं पढ़ी थी, टिट्स एंड बिट्स में कहीं अगर पीसेस में मुझे जरूरत लगी तो मैंने पढ़ी थी। स्पेक्ट्रम, मॉडर्न इंडिया की स्पेक्ट्रम मैंने अच्छे से पढ़ी थी, इसलिए क्योंकि कहते हैं कि उसको प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से वो इंपॉर्टेंट होती है, और वो अच्छी भी थी, काफी अच्छी किताब है वो। उसमें जो कुछ ग्रे बॉक्सेस होते हैं, आई हैव रिपीटेडली सेड दैट कि वो ग्रे बॉक्सेस कई बार कोट करने में मेंस में भी काम आते हैं। सो दैट इज अ गुड बुक। पॉलिटी के लिए हम सब लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं। आजकल लोग और भी अलग अलग किताबें पढ़ने लगे हैं, पर मैंने लक्ष्मीकांत इसलिए पढ़ी क्योंकि मैं स्टार्टिंग से वही पढ़ती आ रही थी फर्स्ट अटेम्प्ट से, और अब मैंने लास्ट मोमेंट पे बुक्स फालतू में, मतलब फोमो में आकर के चेंज करने का कोई फायदा नहीं था। सो आई स्टक टू लक्ष्मीकांत इन दिस अटेम्प्ट ऑल्सो। इकोनॉमिक्स में मैंने जो विजन आईएएस से जो मेरा फाउंडेशन था, उसके जो नोट्स थे, मेरे क्लास नोट्स, तो वो नोट्स बहुत अच्छे थे, और उन्हीं नोट्स को मैंने अपने आखिरी अटेम्प्ट तक भी वही पढ़ा है। जब मैं प्री जब क्लियर हुआ, उसके बाद प्री मेंस के बीच में जो टारगेट यूपीएससी के नोट्स थे थोड़े बहुत, वो भी पढ़े थे। अगर आपको लगता है कि इकोनॉमिक्स के लिए कुछ सॉलिड मटेरियल अवेलेबल नहीं है, तो आप कोई भी आपकी मनपसंद की कोचिंग के नोट्स मार्केट से उठा सकते हैं, कोरियर करवा सकते हैं, वो भी चलेगा। इकोनॉमिक्स में मेरी मानिएगा तो कोई बहुत बल्कि बुक पे मत जाइएगा, बिकॉज कॉस्ट बेनिफिट उतना आना चाहिए। वॉट हेल्प्ड मी इन इकोनॉमिक्स वॉज दिस कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस एंड मेकिंग माई ओन नोट्स। सो वॉट आई डिड वॉज, कुछ विजन के नोट्स और कुछ टारगेट यूपीएससी के जो मेरे नोट्स थे, उन सब में से मुझे जो अच्छा फॉर्डर मिला, अच्छा मटेरियल मिला, डेटा मिला, करंट अफेयर्स मिला, तो मैंने टॉपिक वाइज नोट्स बनाए थे। फॉर एग्जाम्पल, इफ देयर इज अ टॉपिक ऑफ GS3 से बफर स्टॉक, तो बफर स्टॉक की हेडिंग दी। अब क्लास में उसके ऊपर कुछ तो पढ़ाया है, उसको पॉइंटर्स में लिख लिया। करंट में कभी कुछ देखा तो उसमें एक लाइन ऐड कर दी। नहीं तो सिर्फ आप लास्ट मोमेंट में बफर स्टॉक यूपीएससी करके यूट्यूब पे डाले, इसमें अपना गूगल पे डाले, और जो भी 5-6 उसमें आते हैं, आर्टिकल्स आते हैं, उसको खोले। उसमें आपको करंट अफेयर्स भी मिलेगा, जो बेसिक पॉइंटर्स होते हैं, चैलेंजेस होते हैं, स्कीम्स होती हैं, उससे रिलेटेड सब मिलेंगी। और आप उसका एक फ्रंट एंड बैक एक 1-1.5 पेज के नोट्स आपके प्रिपेयर हो जाएंगे। दिस यू हैव टू रिवाइज एज मेनी टाइम्स एज पॉसिबल, क्योंकि अल्टीमेटली अगर ये ऑर्गेनाइज तरीके से आपके नोट्स में रहेंगे तो ये एग्जाम में प्रोड्यूस होंगे। इन द सिमिलर मैनर आई कैन गिव एग्जांपल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे GS3 की बात करें, अब इंफ्रास्ट्रक्चर में हम एयरवेज की बात करें, अब उड़ान स्कीम हमें मालूम है। सपोज कोई नई स्कीम इससे रिलेटेड लॉन्च होती है, या कोई नया डेवलपमेंट लॉन्च होता है, कोई रिमोट एरिया उड़ान से कनेक्ट हो जाती है, ये हमने पेपर में देखा, तो हम उसके वे फॉरवर्ड में ये लिख सकते हैं कि देखो ये एक बेस्ट प्रैक्टिस है, इस तरीके से वी हैव टू कंटिन्यू दिस। अगर उसमें ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का कोई कोट आया है न्यूज़पेपर में कि उड़ान स्कीम से इतना इतना लोगों को फायदा हुआ है, हमने देश को जोड़ा है, तो आप उससे अपना इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। सो दिस इज हाउ यू हैव टू यूटिलाइज द ऑल द फॉर्डर मटेरियल अराउंड यू इन योर नोट्स। अगर ये चीज आपके नोट्स में रहेंगी तो ये ऑटोमेटिकली आपके आंसर्स में प्रोड्यूस होंगी। ये मैं आपको ऐसे बुक लिस्ट बता रही थी, पर बुक लिस्ट बताते बताते आई टोल्ड यू हाउ टू गो अबाउट विद नोट मेकिंग ऑल्सो। सो GS3 के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए आई टोल्ड यू। देन कम्स योर साइंस एंड टेक। तो साइंस एंड टेक इज अ स्लाइटली ट्रिकी पार्ट। आई वुड से साइंस एंड टेक के लिए बेस्ट तरीका है कि आप करंट अफेयर्स से टच में रहें। मैंने मैगजीन्स पढ़ी थी, और जो अपना प्रीलिम्स के पहले कंपाइलेशन आते हैं वो पढ़े थे। आई वेंट फॉर उड़ान 500। उसके बाद then is environment. Environment is again an area where it is all current based. So I again refer to Udan 500, और monthly magazines I refer to Vision monthly magazine. Last attempt में I only did Udan 500 क्योंकि समय थोड़ा कम था। This is mostly about prelims. अगर मेंस की बात करें
तो मेंस में एडिशनल सब्जेक्ट्स जो इनके अलावा रहते हैं वो मैं बताऊंगी। सिक्योरिटी, तो सिक्योरिटी के लिए मैंने 100% नोट्स खुद की बनाए थे। जो एक एक टॉपिक सिलेबस में दे रखा है उस सिलेबस को A4 शीट की हेडिंग में लिखा था और फ्रंट एंड बैक में एक पेज पे एटलीस्ट 1.5 पेज के नोट्स बनाए थे, 2 पेज अप टू 2 पेजेस। यू कैन ऑल्सो एड ऑन व्हेन एवर एनीथिंग न्यू कम्स। सो दिस वाज अबाउट सिक्योरिटी। अब जैसे उसमें कोई भी वर्ड्स हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी मैनेजमेंट, काउंटर टेररिज्म या फिर साइबर सिक्योरिटी, साइबर अटैक्स, इन सब पे चीजें आती जाती रहती हैं, तो जो करंट में आती रहती हैं। अभी जैसे बॉर्डर सिक्योरिटी कितना ज्यादा न्यूज में था, तो जो भी उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीजें हैं S400, उन सबके ऊपर आप अपने नोट्स रेडी रखिएगा। देन कम्स अदर टॉपिक्स लाइक से सोशल जस्टिस, सोसाइटी। तो सोसाइटी एंड सोशल जस्टिस जैसे टॉपिक्स के लिए यस, सोसाइटी आई वुड सजेस्ट कि आप कोई बुक्स के ऊपर ना जाएं। What you can do, although there were my class notes of society, but I refer to that notes, and along with that what you can do is you can read 11th 12th की जो sociology की जो book है, you can give a glance through that book, तो उससे आपको एक sociology का idea लग जाएगा कि ये subject क्या है, और उसके बाद आप एक एक syllabus के words पे अपने खुद के notes बनाएं। सेम विद सोशल जस्टिस, सोशल जस्टिस में आप वो जो सिलेबस के वर्ड्स हैं उनको आप गूगल करें और उसके आगे यूपीएससी लिख दें, और जो भी उसमें मटेरियल आता है 4-5 चीजों को, 4-5 आर्टिकल्स को पढ़ें और उसमें करंट अफेयर्स ऐड करके अपने खुद के नोट्स बनाएं। सो दिस वाज अबाउट इट। हाँ, ज्योग्राफी, अगेन आई फॉरगॉट, आई थिंक ज्योग्राफी टू मेंशन फॉर प्रीलिम्स आल्सो। ज्योग्राफी के लिए यू हैव टू डू 6 to 12 की एनसीईआरटी, एंड आई डिड ऑल दीज NCERTs and revised them multiple number of times. This is the best source. मेंस के लिए ऑल्सो फॉर ज्योग्राफी NCERT रिमेन्स। हिस्ट्री के लिए मेंस के लिए मेरे को ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ा क्योंकि मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री था। GS2 में आई थिंक आई कवर्ड सोशल जस्टिस, कॉन्स्टिट्यूशन, देन कम्स IR। सो IR के लिए करंट अफेयर, इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए करंट अफेयर्स इज मोर देन इनफ, क्योंकि कुल मिला के कभी भी आपको क्वेश्चन, अगर आप PYQs देखो मेंस के, तो वो बहुत ज्यादा किसी चीज के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में नहीं जाएंगे, वो जो करंट में चल रहा होगा। जैसे इस बार सेंट्रल एशियन नेशंस पे क्वेश्चन आया था 24 के मेंस में, तो मालदीव्स पे आया था क्योंकि इंडिया मालदीव्स रिलेशन वाज आल्सो इन न्यूज, तो यही सब रहेगा। GS3 में आई कवर्ड इकोनॉमिक्स, आई कवर्ड एनवायरमेंट, देन कम्स योर डिजास्टर मैनेजमेंट। सो डिजास्टर मैनेजमेंट में इट इज वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, सारे डिजास्टर्स के ऊपर एक पेज के नोट्स रेडी होने चाहिए। अब वो कैसे बनाने, जैसे कि अर्थक्वेक, यू राइट अर्थक्वेक एज द हेडिंग, राइट फ्यू पॉइंट्स की क्या होता है, उसका साइंटिफिक मैकेनिज्म क्या है, इंडिया में कोई रिसेंट ऐसे अर्थक्वेक इंस्टेंसेस रहे हैं या ग्लोबली रहे, जैसे अभी तुर्की में हुआ था, तो उससे रिलेटेड चीजें जो भी करंट अफेयर्स है वो लिख सकते हैं। और उसके बाद उसमें क्या हमको लिखनी है, NDMA गाइडलाइंस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कुछ बिल्डिंग कोड से रिलेटेड है तो वो लिख दे, और NDMA गाइडलाइंस क्या है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जो गाइडलाइंस है अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर डिजास्टर, वी हैव टू राइट एटलीस्ट 2-3 पॉइंटर्स। अब अगर आपके ये नोट्स में रहेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली ये वे फॉरवर्ड मिल गया है अपने आंसर्स के लिए, दिस NDMA। सो दिस इज अबाउट डिजास्टर मैनेजमेंट। देन इज योर साइंस एंड टेक। तो साइंस एंड टेक इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर मेंस। प्रीलिम्स में तो करंट अफेयर से काम चल जाता है, मेंस में कई लोग को थोड़ा सा दिक्कत होती है, तो आप बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ लें, जैसे नैनोटेक, बायोटेक, देन IT। उसके बाद फिर एक होता है कि यूजेज ऑफ साइंस इन आवर डेली लाइफ, इन डेली ह्यूमन लाइफ, ऐसा करके भी एक टॉपिक है। तो इससे रिलेटेड आप बेसिक कोई भी अंडरस्टैंडिंग के लिए यूट्यूब पे वीडियो देख लें कि नैनो टेक्नोलॉजी UPSC ऐसा करके डालें 2-3 वीडियो, जैसे ओनली IAS के कुछ वीडियोज हैं फ्री में अवेलेबल है, अनअकैडमी के भी हैं। तो ये लोग क्या मतलब इनके ट्यूटर्स ने काफी सारे वीडियोस को फ्री में अपलोड कर रखा है एक्सप्लेनेशन के लिए, तो ये सब फ्री चैनल्स है जो कि मैंने एक्सटेंसिवली यूज किए थे अपनी प्रिपरेशन के दौरान। साइंस एंड टेक के अच्छे एक्सप्लेनेशन हैं इनके, आप देख सकते हैं। एक बार वो कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएगा, उसके बाद आपको एक्चुअली करंट अफेयर्स के बाद और कुछ नहीं करनी है। यू कैन गो बैक एंड लुक एट द पेपर्स, PYQs ऑफ साइंस एंड टेक, करंट अफेयर्स के बियॉन्ड एक्चुअली कुछ नहीं। सो दिस वाज अबाउट साइंस एंड टेक। लास्टली GS4। तो GS4 में हमारा एक एथिक्स का पेपर कंप्लीट होता है, GS4, विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ आर्ट थ्योरी एंड केस स्टडी पार्ट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी स्कोरिंग। सो एथिक्स के पेपर में आप कैसे करें, 2 पार्ट्स में डिवाइड करें। थ्योरी के लिए तो सेम चीज रहेगी, सिलेबस के एक वर्ड को उठाना है और उस पर खुद के नोट्स बनाने हैं। केस स्टडीज के लिए व्हाट आई वुड सजेस्ट इज, जो हमारी 2014 से लेकर के 24 तक की केस स्टडीज हैं, दे आर मोर देन इनफ। आप सिर्फ इन्हीं को प्रैक्टिस कर लें। अभी जब मेंस की तैयारी कर रहे हैं, हर दिन एक दो केस स्टडी सॉल्व करते रहे, उसमें आपको स्ट्रक्चरिंग करनी है प्रॉपर, क्या पूछा है, who are the stakeholders of the case study, what has they, whether they have asked you the possibilities,
the solutions can be solution, this can be solution, ऐसा करके उसके pros and cons जो भी पूछा है आपको उसको properly structure करना है और लिखना है। अब ये कैसे आएगा, ये सिर्फ प्रैक्टिस से आएगा। तो आप केस स्टडीज अपने PYQ में से उठा लें और हर दिन एक दो केस स्टडीज प्रैक्टिस करें। यू विल इवेंचुअली सी द डिफरेंस विद इन अ वीक और 15 डेज कि आपको एक कमांड आ रही है, एक पकड़ आ रही है केस स्टडीज पे। सो दिस वाज अबाउट GS4 और पार्ट 1 के लिए एज आई टोल्ड यू कि आपको एक एक वर्ड पे नोट्स बनाना है। So this was about my book list. I would tell you one thing that I have made a Telegram channel. मैंने DKT को उसका लिंक दे दिया है, वो डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे, but I would again just read that out. So it is AVDHIJAGUPTA43. So अवधिजा गुप्ता 43 पूरा स्मॉल में और 43। उसके बाद इस चैनल पे मैंने अपने सारे नोट्स अपलोड किए हैं। सो आई हैव अपलोडेड ऑल माय GS4 नोट्स आल्सो वेयर आई हैव मेड टॉपिक वाइज नोट्स। GS2-3 के भी जो मैंने जस्ट प्री मेंस के बीच में बनाए थे और उनको रिवाइज किए थे जो कि काफी हेल्पफुल रहे थे, वो भी मैंने अपलोड किए हैं। सो यू कैन गो एंड रेफर देयर एंड आई हैव आल्सो अपलोडेड माय ऑप्शनल नोट्स व्हिच आर माय हिस्ट्री नोट्स देयर। सो यू कैन सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड यू कैन गेट द मटेरियल फ्रॉम देयर। हाँ, अगेन आई वुड लाइक टू ऐड दिस कि मैंने भी बहुत सारे टॉपर्स के नोट्स रेफर किए थे, पर लास्टली आपको बेनिफिट खुद के नोट्स ही होगा। सो यू कैन रेफर टू देम बट out of them also customize those notes as per your writing style so as to maintain a natural flow of answer writing. तो अगला क्वेश्चन है कि whether to go to Delhi or not. तो मैं तो दिल्ली नहीं गई थी, as I have told you. I went to Delhi for the first time in 2025 when I got the interview call. तो मैं इसी साल February month में, मतलब दिल्ली ऐसे पहले कई बार जा चुके थे लेकिन प्रिपरेशन के दौरान मैं पूरे 5 साल में एक बार भी दिल्ली नहीं गई। तो 2025 के फरवरी मंथ में मैं पहली बार दिल्ली गई जब मैंने मॉक्स दिए। मॉक्स मैंने कई जगह दिए पर वहाँ ओल्ड राजेंद्र नगर और अदर प्लेसेस आल्सो वेयर आई वेंट फॉर मॉक्स, मुझे देख करके ऐसा लगा कि घर में रह करके मेरी तैयारी बेटर हो पाती, क्योंकि एक वो बड़ा इंटिमिडेटेड सा माहौल होता है ना जहाँ पे आसपास सब तैयारी कर रहे हैं। बहुत लोगों को घबराहट होती है, बहुत लोग होमसिक होते हैं, उनको ऐसा लगता है कि बाहर रह करके वो अच्छे से पढ़ नहीं सकते, खाने पीने का ध्यान नहीं हो सकता। तो ऐसे केस में आप घर से पढ़ें, क्योंकि देखिए चीजें चेंज हो गई है। 10-15 साल पहले ऐसा बोलते थे कि दिल्ली नहीं गए तो सिलेक्शन नहीं होगा। अब तो हर साल मुझे लगता है एग्जाम्पल्स ऐसे आ रहे हैं कि कोचिंग के बिना भी लोग कर रहे हैं, दिल्ली के बिना भी लोग कर रहे हैं। तो अगर आपको दिल्ली नहीं सूट करता तो आप घर पे रहें, घर पे रह के तैयारी करें, घर में आराम से आपको पढ़ने का माहौल रहेगा, अगर मम्मी के हाथ का खाना रहेगा तो एक कंफर्ट जोन तो रहता है घर में, दैट आई वुड अग्री। बीच में अगर लगता है कि जैसे प्रीलिम्स किसी का क्लियर होता है, उसको लगता है कि मेंस के लिए जाकर के देना है, आप दे सकते हैं, वो आपकी पर्सनल चॉइस है, पर मटेरियल सारा कोरियर हो जाता है। तो मेरे पास भी एक आध बुक शॉप्स का नंबर है जहां से मैंने खरीदे थे। हालांकि देयर आर एन नंबर ऑफ बुक शॉप्स, यू कैन रेफर टू एनी ऑफ देम. I will still give them and they can give you the number in description if you want to contact. You will get the books delivered, test series delivered at your home. So उसके अलावा so Delhi, this again I address this question, frequently asked question of Delhi. Next question आता है कि ये confusion रहता है कि कब तक prelims करें, कब से main start करें. So ये भी एक common doubt रहता है, I agree, and starting में मुझे भी था. So the thing is, this prelims and mains preparation has to go hand in hand, and how like why I say this is कि आप segregate नहीं कर सकते। अब जैसे आप कुछ भी पॉलिटी का कोई नया सपोज कोई जजमेंट आया है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, जैसे थोड़े दिन पहले राइट टू एनवायरमेंट पे रंजीत सिंह केस में एक आया था कि राइट टू हेल्दी एनवायरमेंट ऐसा करके उसमें अपडेट आया था। तो सुप्रीम कोर्ट रूल्ड इन फेवर ऑफ दैट एवरीबडी हैज राइट टू क्लीन एनवायरमेंट, फ्रेश एयर। तो ये आपका आर्टिकल 21 का पार्ट बन जाता है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो अब ये एक नया, अब इसको आप प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से करोगे कि मेंस, ऐसा तो मुमकिन नहीं है ना, क्योंकि आप प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, ये आर्टिकल जजमेंट का नाम देकर आर्टिकल पूछ सकते हैं। मेंस आप ऐसे करेंगे कि आप किसी भी एक जजमेंट में या आर्टिकल 21 पे कोई सवाल पूछा है तो आप इसको एग्जाम्पल्स में दे सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल रिसेंट वर्डिक्ट, इवन सुप्रीम कोर्ट के पास कैसे कुछ कुछ लेजिस्लेटिव पावर्स हैं उसके एग्जाम्पल्स में दे सकते हैं कि जैसे लॉ मेकिंग में एक अच्छी हेल्प हो रही है, एक पॉजिटिव रैपो बिल्डिंग का ये एक मेजर है। तो इसलिए एक एग्जांपल के साथ मैंने समझाया कि कैसे कोई टॉपिक दोनों जगह यूज हो सकता है। सो इसलिए आप जब भी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, मैगजीन्स पढ़ रहे हैं, दोनों एग्जाम्स को दिमाग में रखें। अब क्या है, अगर टाइमलाइन में डिवाइड करें, सो क्योंकि ये वीडियो एक बिगिनर पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो आई एम अज्यूमिंग कि जो भी इसको देखेंगे वो अर्लीस्ट 2026 में अपना पहला अटेम्प्ट देंगे, या जो भी आपका नंबर ऑफ अटेम्प्ट है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो
दिसंबर तक एटलीस्ट आपको मेंस अपना रेडी रखना है. मेंस इंक्लूड्स योर एथिक्स, एसए एंड ऑप्शनल एंड ऑल द जीएस पेपर्स. जैसे लोग पूछते हैं कि टाइमलाइन, अगर मैं आपको कोई फिक्स टाइमलाइन दे पाऊं, सो आई वुड से कि एटलीस्ट दिसंबर तक आपका जीएस का सारा सब्जेक्ट, जीएस मेंस का सारा सब्जेक्ट सारे हो जाने चाहिए. लाइक GS4 एटलीस्ट हो जाना चाहिए, एथिक्स आपका ऑप्शनल रेडी होना चाहिए, और एसए की थोड़ी बहुत प्रैक्टिस हो जानी चाहिए. अब GS1, 2, 3 में कुछ पार्ट्स हुए हैं, कुछ नहीं हुए हैं तो चलता है, ठीक है. एक मेजर पोर्शन अगर हो गया है तो आप मैनेज कर सकते हो प्री के बाद, पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्री के बाद हम ऑप्शनल डिसाइड कर रहे हैं अपना, वो कंडीशन नहीं आनी चाहिए. कुछ एसेज लिख के देख लें, एथिक्स के कुछ केस स्टडीज का आइडिया लग जाए, ये सब कुछ हो जाना चाहिए. सो दिसंबर तक आप ये करें. जनवरी से आप अपनी तैयारी प्रीलिम्स को पूरी तरीके से दें. इन केस कि आपका पहला या दूसरा अटेम्प्ट है तो फिर क्या होता है ना, तीसरे अटेम्प्ट के बाद एक थोड़ा सा नैग हो जाता है, कई लोगों को आइडिया लग जाता है प्रीलिम्स का, तो वो 2-3 महीने में कर लेते हैं. मे बी द एग्जाम इज इन मे, सो दे कैन डू वेल विद द स्टार्टिंग इन मार्च, अप्रैल, मई करके उनका मे एंड तक हो जाता है. पर जो फर्स्ट सेकंड टाइमर्स है उनको 5 महीने देने चाहिए. सो यू कैन स्टार्ट इन जनवरी डेडिकेटेड प्रीलिम्स प्रिपरेशन. व्हाट आई मीन बाय डेडिकेटेड प्रीलिम्स प्रिपरेशन इज, आपकी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज चलेंगी, आपका प्रीलिम्स ओरिएंटेड करंट अफेयर्स चलेगा, जैसे उड़ान 500 हो या फिर PT 365 हो, जो भी हो उसके डेडिकेटेड करंट अफेयर्स चलेगा, और आपके CSAT के भी मॉक्स लगेंगे, CSAT पे भी बात करेंगे अभी. तो ये सब चीजें आपकी प्रीलिम्स ओरिएंटेड और प्रीलिम्स रिलेटेड बुक्स में आप आ जाएंगे, बजाय कि आंसर राइटिंग करने के आप स्पेक्ट्रम, लक्ष्मीकांत, इन बुक्स को प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे. सो दिस इज अबाउट व्हेन टू स्टार्ट प्रीलिम्स, और उसके पहले तक मेंस की चीजें रेडी रखेंगे. अगला क्वेश्चन इज रिगार्डिंग आंसर राइटिंग इटसेल्फ. सो आंसर राइटिंग में ऐसा है कि क्या आंसर राइटिंग पहले दिन से स्टार्ट कर दें या डेली करें, तो देखिए वो तो पॉसिबल नहीं है. पहले दिन से आप क्या लिखेंगे जब ऐसा कुछ होगा नहीं तो. पर हाँ, जैसे ही आपका एक सब्जेक्ट प्रिपेयर हो जाता है, आप एक मिनी टेस्ट दे सकते हैं. मिनी टेस्ट का मतलब जरूरी नहीं है कि आपको 10 क्वेश्चन करने हैं, हालांकि 10 करें तो अच्छा है कि 5 छोटे वाले, 5 10 नंबर के, 5 20 नंबर के, वैसे करके कर लें तो अच्छा है. टेक 1.5 hour ड्यूरेशन एंड सॉल्व दीज क्वेश्चंस, इट्स गुड. अगर उतना भी नहीं हो रहा है तो आप 5 क्वेश्चन से स्टार्ट करें, 3 छोटे क्वेश्चंस ले ले, 2 बड़े क्वेश्चंस ले ले, वैसे स्टार्ट करें. पर टेस्ट लिखें, और स्पेशली फॉर द पीपल फ्रॉम नॉन ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड, क्योंकि उन लोगों को लिखने की प्रैक्टिस और भी कम होती है. सो दे फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन आंसर राइटिंग, इन पॉइंट फॉर्म में लिखना, और फिर उनको वो बॉक्सेस वगैरह बना करके लिखना ज्यादा इजी लगता है. सो दैट इज योर पर्सनल अप्रोच, बट अगेन लिखना जरूरी है, स्पेशली फॉर द नॉन ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड. इवन फॉर द ह्यूमैनिटीज पीपल, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको कॉलेज छोड़े हुए काफी समय हो गया है, आंसर राइटिंग जरूरी है, तो आप मिनी टेस्ट देते. डेली आंसर राइटिंग नहीं भी हो रही है तो हफ्ते में एक छोटा टेस्ट या 15 दिन में एक टेस्ट लिखना चाहिए. जब आपके 3-4 सब्जेक्ट्स खत्म हो जाते हैं, से यू हैव ऑलरेडी रीच अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये वाला टाइम, तो आपको फुल लेंथ लगा लेनी चाहिए. क्योंकि फुल लेंथ लगाने से ना तो सिर्फ आपकी एक 3 आवर्स में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होती है, पर बहुत सारे, जितने ज्यादा टेस्ट रहेंगे ना, आप उतने ज्यादा टाइप्स ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. अब बिलीव मी, जब हम टेस्ट देते हैं ना प्री मेंस के बीच में, जैसे मैंने बहुत सारे टेस्ट दिए थे, उसमें से कुछ कुछ क्वेश्चंस आए थे. एंड इफ आई कैन से, प्री मेंस और इंटरव्यू तीनों स्टेजेस में से सबसे ज्यादा, अगर थोड़ी भी कुछ, वैसे तो इंटायर एग्जाम इज वेरी अनप्रिडिक्टेबल, बट अगर थोड़ा कुछ प्रिडिक्टेबल है भी, सो दैट वुड बी मेंस. क्योंकि प्रीलिम्स इज आल्सो वेरी रैंडम एंड समटाइम्स अनप्रिडिक्टेबल, सो इज इंटरव्यू. सो मेंस में थोड़ा सा ऐसा है कि मेहनत करेंगे तो वहां प्रोड्यूस हो सकता है. तो इसलिए आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी ज्यादा लगाएं और फुल लेंथ लगाएं. अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में एटलीस्ट लगा लेने चाहिए आपको. एसेज भी आप लिखते रहें, हर 15-20 दिन में, महीने में एक टेस्ट तो लिखें, जिसमें 2 एसे अपने आप कवर हो जाएंगे. अगर कोई टेस्ट सीरीज है तो वो लोग चेक कर देंगे, वरना आप अपना 2-3 लोगों का छोटा ग्रुप बना करके आपस में चेक करा सकते हैं. क्योंकि मैं दिल्ली में नहीं थी, घर में थी, तो इसलिए ऐसा कोई बहुत बड़े ग्रुप्स नहीं थे, पर मैं ऑनलाइन 2-3 फ्रेंड्स के साथ कनेक्टेड थी, तो हम एक दूसरे को अपने ऐसे भेजते थे और एक दूसरे के चेक करते थे. सो इट वाज अ वेरी एनरिचिंग प्रोसेस दैट वे. सो दिस वाज अबाउट आंसर राइटिंग. लास्ट टॉपिक अनदर वन आई वुड टच, इसके बाद CSAT पे चलेंगे थोड़ा सा. सो इस टॉपिक पे, दिस इज अबाउट नोट मेकिंग. तो आई थिंक आई हैव ऑलरेडी टच्ड अपॉन नोट मेकिंग, थोड़ा सा तो मैंने उस बारे में डिस्क्राइब किया है. मैं एक और एग्जांपल दे देती हूँ. मतलब मैंने GS3 का एक बफर स्टॉक का एग्जांपल लिया था. आई वुड टेक अनदर एग्जांपल फ्रॉम GS2. suppose there is a topic representation of people's act. अब representation of people's act is, there is an act of 1950 and 51. हम वो स्टैटिक पढ़ सकते हैं, ठीक है. जब हम तैयारी करते हैं तो हमको वो हैंडआउट्स आराम से मिल जाते हैं, ऑनलाइन अपलोडेड होते हैं. फिर लक्ष्मीकांत में भी उसके बारे में रेफरेंसेस हैं, तो हमने उसको तो अच्छे से पढ़ लिया. अब उसके आगे क्या, उसके आगे जो कुछ भी न्यूज में आ रहा है,
न्यूज़पेपर में आ रहा है, अपनी मंथली मैगजीन्स में आ रहा है, उसको अपने नोट्स के आगे सप्लीमेंट करें. So you can write all the latest data in front of your notes only. वहां पे आप जो आपके नोट्स बने बनाए हैं ROPA 1951 के, वहां पे आप शॉर्ट दूसरे कलर के पेन से और शॉर्ट नोट्स बना करके उसको एडिशन कर सकते हैं. इससे फायदा ये होगा कि एक तो आपके नोट्स अपडेट हो गए, दूसरा जब आप एक साथ अपने ओरिजिनल स्टैटिक टेक्स्ट के साथ करंट टेक्स्ट पढ़ेंगे, तो जब एक्चुअल क्वेश्चन में एग्जाम आएगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, तो ऑटोमेटिकली आपका ब्रेन इस तरीके से फंक्शन करता है कि उसको वो चीज भी याद आ जाएगी. तो आपको इंट्रोडक्शन देने में काम आएगा, कंक्लूजन लिखने में काम आएगा, नया अपडेट देने में काम आएगा. छोटा सा अपने एग्जाम की शीट में छोटा सा बॉक्स बना करके आप नया रिसेंट अपडेट दे सकते हैं. सो इससे आपका आंसर ऑटोमेटिकली एनरिच हो जाएगा. सो दिस इज हाउ इम्पोर्टेंट नोट मेकिंग इज. जब आपकी खुद की हैंडराइटिंग में रहेगा और कई बार रिवाइज रहेगा, तो ऑटोमेटिकली वहां आएगा. जिस तरीके से आप याद रखिएगा, जिस तरीके से आप नोट्स बना रहे हैं, उसी तरीके से उसको अपने जो मेंस के मॉक टेस्ट होते हैं आंसर राइटिंग के, उसमें प्रोड्यूस करें. अगर वैसे इंट्रोडक्शन, कुछ पॉजिटिव्स, कुछ नेगेटिव्स, कुछ वे फॉरवर्ड और कंक्लूजन इसी फॉर्म में नोट्स हैं, तो यही आपके आंसर में दिखेंगे. और जहां तीन चार टेस्ट आपने ऐसे लिख लिए जहां पे आप नोट्स को प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा क्योंकि नंबर अच्छे मिलेंगे, और एक्चुअल एग्जाम में भी बिलीव मी दैट विल गेट प्रोड्यूस्ड. सो बी वेरी फर्म एंड वेरी customized about your own note making process, because it will really help you in a very enriching way in your mains preparation. तो इसलिए मैं मतलब why I emphasize a lot on note making is this reason. और gradually क्या होता है, जब हम आंसर्स चेक करवाते हैं, अच्छे मार्क्स नहीं भी आ रहे हैं, इसमें मेंस की अगर बात करूँ मैं आंसर राइटिंग की, अच्छे मार्क्स नहीं भी आ रहे हैं, तो आप जो आपको उसमें शीट्स मिलती हैं, जो सॉल्व्ड क्वेश्चंस की शीट्स मिलती है ना, सॉल्व्ड आंसर्स मिलते हैं, उसको अच्छे से देखिए और उसमें जो जो पॉइंट्स लिखे हैं उनको अपनी आंसर शीट में रेड पेन से लिखिए. मतलब दिस इज व्हाट आई यूज्ड टू डू एंड इट रियली हेल्प्ड मी. तो आपकी जो बुकलेट है उसमें आपने रेड पेन से एडिशंस कर दिए, तो और आपने आंसर तो शायद ब्लू या ब्लैक पेन से लिखा था, तो जब भी आप उस टेस्ट को भी रिवाइज कर रहे हैं तो रेड पेन फटाफट आपके नजर में आएगा. एंड दोज थिंग्स विच यू हैव एडेड by this different color pen and you have revised is your fodder. तो हम हमेशा, अब आपने सुना होगा टॉपर्स को बोलते हुए और भी मेंटर्स वगैरह को बोलते हुए कि कंटेंट एनरिचमेंट पे फोकस करें. तो कंटेंट एनरिचमेंट कैसे आएगा? ऐसे आएगा कि जब आपको बेटर आंसर्स मिल रहे हैं तो आप उसमें से अच्छे पॉइंट्स निकालें और उसको इसमें सप्लीमेंट करें, एंड दिस विल बी योर कंटेंट एनरिचमेंट. ग्रेजुअली इट विल बिकम अ पार्ट ऑफ योर सिस्टम. व्हेन यू विल राइट दैट इन योर आंसर, अगले आंसर में लिखेंगे तो उस पॉइंट को भी यूज करेंगे, तो ऑटोमेटिकली इट विल बिकम अ पार्ट. सो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हम एक एड्रेस करते हैं, which is CSAT. So CSAT is very important part of your preparation, because ultimately अगर आपका CSAT क्लियर नहीं होता है तो आप स्क्रीनिंग स्टेज में बाहर हो जाते हैं. Why I say this is because मेरे पहले तीनों अटेम्प्ट्स में I faced a lot of difficulty in CSAT. My concepts were not clear. So इस अटेम्प्ट में मैंने CSAT के लिए दो फ्री रिसोर्सेज यूज किए. बोथ ऑफ देम वर इमेंसली हेल्पफुल. सो वन इज एक EduTap करके एक चैनल है, EduTap. It was absolutely free of cost. तो EduTap में विष्णु दत्त सर इज द फैकल्टी फॉर मैथ्स एंड ऑल. लॉजिकल रीजनिंग के दूसरे हैं, मैथ्स और जो भी न्यूमरेसी, बेसिक न्यूमरेसी है, उनकी फैकल्टी यही है. तो विष्णु दत्त सर के सारे वीडियोस जो भी मुझे पॉइंट मैथ्स के टॉपिक्स डिफिकल्ट लगते थे, आई वॉच्ड हिज वीडियोस स्टार्टिंग से एंड तक, और उसमें हर वीडियो के एंड में ही वुड डू 3-4 क्वेश्चंस फ्रॉम PYQs and 1-2 questions which are related to those PYQs, and he himself makes those questions for students. तो उन क्वेश्चन से एक तो मेरी PYQs की प्रैक्टिस हो गई, दूसरा मेरे कॉन्सेप्ट्स बहुत स्ट्रांग हो गए. तो जैसे मैथ्स वाज ऑलवेज अ वीक स्पॉट फॉर मी. मतलब ऐसा था कि 10 तक भी मुझे किसी तरह से मैथ्स हो जाती थी, बस 11 के बाद पढ़ी नहीं. तो मुझे ऐसा लगा कि अगर NCERT पढ़ने जाओ तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग रहेंगे, और NCERT इज ऑल्सो, NCERT को UPSC के दिमाग को रख के दिमाग में तो लिखता नहीं है. सो NCERT इज नॉट UPSC ओरिएंटेड पर से. सो आई फाउंड हिज फ्री वीडियोज वेरी हेल्पफुल इन एनरिचिंग माई CSAT प्रिपरेशन. तो मैंने क्या, बहुत सारे वीडियोज भी देखे और उसमें क्वेश्चंस भी देखे, और उन्हीं के वीडियोज से आई वॉज मोटिवेटेड टू डू PYQs वेरी वेल. तो उससे मैंने PYQs भी बहुत बार किए. ऐसे ही PYQ का एक और वीडियो है, ऋषभ सर ओनली IAS, उनको आप में से काफी लोग फॉलो भी करते होंगे. तो उनके जो लास्ट में वीडियोस आते हैं जिसमें वो एक कंपाइलेशन देते हैं कि ऑल द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का एक समेशन.
So that was also very helpful in my this attempt also, previous attempt also. प्रीवियस अटेम्प्ट में अल्टीमेटली सीसैट क्लियर नहीं हुआ था, पर उस वीडियो से मेरी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग स्टार्ट हो गई थी, और इस अटेम्प्ट में मुझे लगता है मुझे काफी मार्क्स का बूस्टर उनके उस रीजनिंग और मैथ्स वाले वीडियो से भी मिला. सो दिस वॉज अबाउट माई सीसैट प्रिपरेशन. अगर मैं अपने सीसैट प्रिपरेशन के 2 इंपॉर्टेंट पिलर्स बताऊं, सो वन वॉज PYQ एंड सेकेंड वॉज टाइम मैनेजमेंट इन द एक्चुअल एग्जामिनेशन. सो एक्चुअल एग्जामिनेशन में क्या होता है, in this 2023 पेपर वॉज अ वेरी टफ वन. तो क्या हुआ था इस पेपर में, बहुत सारे लोग पेपर को देख के पैनिक कर गए थे. बहुत सारे लोगों को न्यूमेरिकल्स करते करते जब डिफिकल्ट लग रहे थे तो उन लोगों ने पेपर्स को बीच में, मतलब वो क्वेश्चन में 5 मिनट वेस्ट किए, उसके बाद लगा कि ये नहीं होगा, देन दे मूव टू डिफरेंट क्वेश्चन. सो दे वेस्टेड अ लॉट ऑफ टाइम इन कॉम्प्रिहेंडिंग व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू इन सच अ टफ पेपर. 24 का पेपर भी 23 से तो इजी था, पर वैसे कोई इजी तो है था नहीं, आजकल इजी नहीं आते. सो व्हाट आई डिड वाज आई केप्ट माय 2-3 मिनट्स एकदम पेपर स्टार्ट होने के बिगनिंग में फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द क्वेश्चंस दैट व्हाट डू आई हैव टू लीव. तो अगर जैसे कोई क्वेश्चन मुझे देख के लगा, से आई विल गिव यू एन एग्जांपल, जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट. आई नो इट्स नॉट अ वेरी टफ टॉपिक, बट फॉर मी कंपाउंड इंटरेस्ट वाज समथिंग जो कि मुझे थोड़ा टफ लगता था. वैसे ही APGP के कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस मुझे टफ लगते थे. तो अगर मुझे उसका कोई क्वेश्चन दिखा, आई विल जस्ट पुट अ बिग क्रॉस ऑन दैट कि आई डू नॉट हैव टू कम टू दिस क्वेश्चन अगेन. वैसे ही कुछ क्वेश्चन ईजी हैं, जैसे एवरेज, परसेंटेज, नंबर सिस्टम. मैंने वही विष्णुदत्त सर की वीडियो से काफी अच्छे से कर लिया था, तो नंबर सिस्टम से आते भी हैं 10-12 क्वेश्चन, तो वो मुझे इजी लगने लगे थे. तो वैसे कोई क्वेश्चन देखे तो आई वुड मेक अ बिग सर्कल कि मुझे ये वाला तो करना ही है. अब बाकी ये मोर और लेस 2-3-4 मिनट में जितना हो जाए, फिर यू हैव टू स्टार्ट द पेपर. तो एटलीस्ट इसमें 20-25 क्वेश्चंस की तो छटाई हो जाती है, विच विल गिव यू अ गुड एज. एंड एग्जाम में एक और बात का ध्यान रखना है कि जैसे हम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स GS में ध्यान रखते हैं, GS1 में, वैसे GS2 में भी नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. कई लोग क्या सोचते हैं कि एक्यूरेसी अच्छी है तो 35 क्वेश्चंस करके भी हो जाएगा. अगर आप सिर्फ 35 में मैथ्स और रीजनिंग कर रहे हैं और बहुत कॉन्फिडेंट है तो बात अलग है. लेकिन क्या होता है, अगर उस 35 में हम कॉम्प्रिहेंशन कर रहे हैं मेजोरिटी, सो कॉम्प्रिहेंशन हैज बिकम वेरी अनप्रेडिक्टेबल, और कोचिंग्स के आंसर की में भी बहुत डिस्क्रिपेंसी आ जाती है. तो आपकी UPSC की में भी बाद में दिखती है, 10-12 नंबर की भी डिस्क्रिपेंसी आ जाती है. सो आई वुड से कि आप इतना रिस्क ना लें. 35 करना इज अ वेरी नैरो मार्जिन. यू हैव टू डू एटलीस्ट 45 क्वेश्चंस. मैंने टारगेट लिया था कि मुझे 50 टच करना है. इफ आई टच 50, आई हैव अ वेरी फेयर चांस ऑफ क्लियरिंग CSAT. एंड आई टेल यू, इन माई फर्स्ट 3 अटेम्प्ट्स एक में मैंने 35 किया था CSAT में, एक में 38 और एक में 37 ऐसे किए थे, और तीनों ही में बहुत प्रॉब्लम आई थी. इन ऑल माई फर्स्ट 3 अटेम्प्ट्स आई कुडंट क्लियर CSAT. इस अटेम्प्ट में आई गॉट 104 मार्क्स इन CSAT. बाकी सब में आई वाज होवरिंग बिटवीन 56 टू 66. इसमें आई गॉट 104. दैट इज बिकॉज आई अटेम्प्टेड 51 क्वेश्चंस इन CSAT. तो उससे एक बहुत मेजर फर्क पड़ जाता है कि जब आप 51 करते हैं, सो यू गिव योर सेल्फ अपॉर्चुनिटी टू डू फ्यू मिस्टेक्स हियर एंड देयर. तो उससे आपको फायदा तो होता है CSAT में. सो दिस वाज अबाउट CSAT. सो इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करेंगे. थैंक यू वेरी मच. आई थैंक DKT for giving this neutral platform where I can share my strategy honestly, and my purpose was to reach out to as many of you as possible, especially for the beginners, because at the beginning हम सबको बहुत doubts होते हैं कि इस preparation को scratch से start कैसे करें. So अगर इस strategy video से आप में से 1-2 लोगों की भी help हो जाती है, so I think my job is done here. So thank you very much.